जनरल स्टडीज साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा। मतलब कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो वी विल स्टडीज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर, राइट। तो हम लोग जनरल स्टडीज़ में यहाँ पर क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो जनरल स्टडीज़ है उससे आजकल कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है तो उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जनरल स्टडीज़ में बेसिकली क्या होता है कि या तो फिजिक्स से क्वेश्चंस होते हैं, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से या कंप्यूटर से। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि मेजर बेसिकली कंप्यूटर, बायोलॉजी, ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं साइंस के अंदर जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्लस रीसेंट डिस्कवरी क्या हुआ है साइंस के अंदर, रीसेंट डिस्कवरी क्या हुआ है साइंस के अंदर, वो सारी चीज़ें भी हम लोग देखेंगे वीकली। कि वीक के अंदर कोई जो जनरल आपके पास यानी कि मंथली मैगजीन आती है साइंस रिपोर्टर की, तो उस साइंस रिपोर्टर के अंदर पे उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको पता चल सके कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें नई डिस्कवरी आई है, कौन कौन से एंजाइम्स नए डिस्कवर किए गए हैं, वो हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल है। ठीक है, आज बस मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। तो आज हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे आपके पास, यानी कि बायोलॉजी यानी कि लाइफ साइंस। तो बायोलॉजी के बेसिकली देखो कि लाइफ साइंस क्या है। तो लाइफ साइंस बेसिकली क्या है हमारे पास, यानी कि द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस which studies the living organism, the branch of natural science which studies the living organism। तो नेचुरल साइंस में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडीज करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडीज करते हैं और इनकी स्टडीज हम लोग कलेक्टिवली करते हैं आपके पास, यानी कि मोर डिस्टिंक्ट एंड ट्रांसपेरेंट वे में। मतलब हम लोग इसकी स्टडीज क्यों करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे इस इन्वायरमेंट में कौन कौन से आपके पास यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो इसी को बेसिकली हम लोग क्या बोल देते हैं, बायोलॉजी बोल देते हैं या लाइफ साइंस बोल देते हैं। देखो, बायोलॉजी बेसिकली नेचुरल साइंस का पार्ट है। मतलब हम लोगों ने बायोलॉजी को एज अ ब्रांच सेपरेट किया है, किसके अंदर से, नेचुरल साइंस में से। और सबसे पहला जो आपके पास यानी कि साइंटिस्ट जो इस काम को करने वाले थे वो कौन थे आपके पास, यानी कि एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने क्या किया, एरिस्टोटल ने बेसिकली क्या किया कि नेचुरल साइंस से बायोलॉजी को सेपरेट किया। तो हु इज द साइंटिस्ट हु सेपरेटेड द बायोलॉजी एज अ सेपरेट ब्रांच। तो सेपरेट ब्रांच करके उसे एक बायोलॉजी ब्रांच बनाया जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि देखो जो बायोलॉजी टर्म है, सबसे पहले बायोलॉजी का जो टर्म है वो इस्तेमाल करने वाले दो साइंटिस्ट थे। यहाँ पे मैंने एक लिखा है, एक JB लेमार्क थे पहले साइंटिस्ट, और दूसरा GR त्रिवेनस आपके पास, यानी कि ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी टर्म को प्रोनाउंस किया था। नाउ लेट्स सी कि भाई हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज। तो हम सबसे पहले आपके पास यानी कि आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड, कि हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किस तरीके से लिविंग वर्ल्ड का किया है। देखो, बायोलॉजी आपको पता है कि नेचुरल साइंस से किसने सेपरेट किया, एरिस्टोटल ने। फिर उसके बाद उन्होंने बायोलॉजी को फर्दर आपके पास यानी कि फर्दर 2 ब्रांचेस के अंदर उन्होंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। पहला बॉटनी। बॉटनी बेसिकली ग्रीक में बोटेन एक शब्द होता है, वर्ड होता है जिसका मतलब होता है हर्ब्स। और इसी तरीके से जूलॉजी, तो जूलॉजी जून, ग्रीक में जून एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है एनिमल। तो हम लोगों ने क्या किया, यानी कि बायोलॉजी को फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। एक बॉटनी है और दूसरा आपके पास यानी कि क्या है, जूलॉजी। नो, बॉटनी बेसिकली क्या स्टडीज करता है, तो बॉटनी देखो सिर्फ और सिर्फ प्लांट की स्टडीज करता है। मतलब बॉटनी में हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्लांट को रखते हैं, चाहे वो प्लांट यूनिसेलुलर हो चाहे आपके पास यानी कि मल्टी सेलुलर हो। दूसरा, जो बॉटनी का पिता है, मतलब हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, तो बॉटनी का जो पिता है वो थियोफ्रेसिस है। हम थियोफ्रेसिस को फादर ऑफ बॉटनी क्यों कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने 500 यानी कि 500 प्लांट की स्टडीज किया और उसके बारे में उन्होंने डिटेल स्टडीज करके उसके ऊपर उन्होंने एक बुक पब्लिश किया था जिसका नाम क्या था, हिस्टोरिया प्लांटेरम। और इसी तरीके से एरिस्टोटल जो है वो फादर किसके हैं, जूलॉजी के। क्यों, क्योंकि उन्होंने 500 वेराइटीज ऑफ एनिमल्स की स्टडीज किया और उसके उन एनिमल्स के बारे में उन्होंने एक बुक लिखा था जिसके अंदर उन एनिमल्स के बारे में डिस्क्रिप्शंस दिया गया था। तो उस बुक का नाम क्या था, हिस्टोरिया एनिमेलिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, हमें ये तो पता चल गया कि हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, तो बॉटनी का फादर कौन है, तो आपके पास थियोफ्रेसिस। नाउ एरिस्टोटल किसके फादर हैं, तो जूलॉजी के। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के फादर कौन है, तो बायोलॉजी के फादर बेसिकली आपके पास यानी कि एरिस्टोटल है। ठीक है, एरिस्टोटल इज known as the father of biology. Why? Because he has studied the botany and as well as zoology. So collectively मेजर जो आपके पास यानी कि कंट्रीब्यूशन अगर बायो में किसी का है तो वो किसका है,
एरिस्टोटल का. सो दैट्स व्हाई एरिस्टोटल इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी. नाउ लेट्स सी द अनदर थिंग्स दैट व्हाट वी हैव टू स्टडी टुडे. नाउ वी विल स्टडी टुडे द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि हम किस तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडीज कर सकते हैं. मतलब देखिए क्लासिफिकेशन, पहले तो हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन, कि हमें क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्या है. मतलब हमें क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ा. देखिए इस अर्थ के ऊपर 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं. स्पीसीज का मतलब जीव जंतु, ठीक है. अब सोच कर देखिए कि 1.8 मिलियन स्पीसीज का स्टडीज कर पाना इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी इंडिविजुअल, ठीक है. तो अगर हम 1.8 मिलियन स्पीसीज की अगर इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करें, मतलब एक एक जीव की स्टडीज करें, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है. दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. तो हम लोगों ने क्या किया आपके पास, यानी कि 1.8 मिलियन जो ये स्पीसीज है, इन ऑर्गेनिज्म का या इन स्पीसीज का हम लोगों ने ग्रुप बनाया. ग्रुप बनाने से क्या हो जाएगा कि हमारे लिए जो स्टडीज है वो सिंपल और कन्वीनियंट हो जाएगा. तो हम लोग क्या करेंगे, किसी ग्रुप के अंदर ऑर्गेनिज्म के सिमिलैरिटीज के ऊपर, उनकी सिमिलैरिटीज के बेसिस पर उनके कैरेक्टर्स, जो सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे उनके बेसिस पर उनका ग्रुप बनाएंगे, और फिर उन ग्रुप के अंदर भी जो सिमिलर ग्रुप होंगे उनका भी ग्रुप बनाएंगे. तो इस तरीके से हम क्या करेंगे आपके पास, यानी कि जो ये 1.8 मिलियन स्पीसीज है इनको हम लोग बहुत सिंपल तरीके से अरेंज करते हुए चले जाएंगे. तो इससे क्या होगा, हमारे लिए स्टडीज जो है बहुत सिंपल हो जाएगा. तो इसीलिए हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है. देखिए सबसे पहले क्लासिफिकेशन, जब ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की बात आई तो क्या हुआ, सबसे पहले जो साइंटिफिक एक्सपोज करने वाले साइंटिस्ट साइंटिफिकली उन्होंने कहा कि हमें जो ऑर्गेनिज्म इस धरती पे 1.8 मिलियन स्पीसीज है इनको हमें साइंटिफिक तरीके से अरेंज करना होगा. तो इस बात को लेकर या इस बात का जिक्र करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था, जॉन रे, ठीक है. बट लेकिन जो मेजर कंट्रीब्यूशन था या जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है क्लासिफिकेशन का, वो किसे कहा गया, कैरोलस लिनियस को. किसको कहा गया या किसको दिया जाता है, मतलब मेजर कंट्रीब्यूशन या मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है क्लासिफिकेशन का, उसका मेन कंट्रीब्यूशन किसने दिया था आपके पास, यानी कि कैरोलस लिनियस ने. क्यों, क्योंकि उन्होंने ऑर्गेनिज्म के बारे में, जो ये आपके पास इतनी सारी स्पीसीज हैं, इन स्पीसीज के बारे में उन्होंने फुली स्टडीज किया, डिटेल स्टडीज किया, और उसके बाद इन्होंने 3 बुक पब्लिश किया था. और उन बुक्स का नाम क्या है, एक है जनरल प्लांटेरम, दूसरा सिस्टेमा नेचुरी, और तीसरा आपके पास फिलोसफिया बोटानिका. तो इन्होंने क्या किया, देखो जनरल प्लांटेरम में इन्होंने सिर्फ प्लांट की स्टडीज किया, सिस्टम नेचुरी में इन्होंने प्लांट मतलब बॉटनी और जूलॉजी दोनों का स्टडीज किया, और फिलोसफिया बोटानिका में इन्होंने फिर दोबारा प्लांट की स्टडीज किया. तो यहाँ पर जो मेजर बुक्स है कैरोलस लिनियस का, वो कौन है, प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी एंड फिलोसफिया बोटानिका. ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. कैरोलस लिनियस की दूसरी खास बात क्या है कि इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है. टैक्सोनॉमी का मतलब होता है ग्रुप. ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेसिकली ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में क्लासिफाई किया, और उस ग्रुप को बेसिकली इन्होंने अरेंज किया था, ठीक है. मतलब ग्रुप को उन्होंने क्या किया था, अरेंज किया था. जब बायो में हम लोग क्या करते हैं बायोलॉजी के अंदर, कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है तो हमारे पास जो सबसे लोअर ग्रुप होता है वो स्पीसीज होता है, फिर उसके बाद जीनस आता है, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, डिवीजन, और फिर उसके बाद किंगडम. तो ये जो अरेंजमेंट होता है इस चीज को हम लोग हायरार्की कहते हैं. और ईच लेवल, जो हायरार्की का ईच लेवल है, दैट इज नोन एज टैक्सॉन, मतलब ग्रुप या रैंक बोल सकते हैं. तो टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, ग्रुप. इसके बाद कैरोलस लिनियस ने इन्होंने क्या किया, 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन भी दिया, 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन भी दिया, या बाई किंगडम भी बोल सकते हैं. तो पहला किंगडम क्या था, प्लांटी, और दूसरा किंगडम क्या था, एनिमिलिया. कैरोलस लिनियस ने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि 1.8 मिलियन स्पीसीज को इन्होंने 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया. इन्होंने कहा कि इस अर्थ के ऊपर सिर्फ या तो प्लांट है या तो एनिमल है, बाकी और कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, हम लोग इनकी बातों से एग्री करते हैं कि ठीक है, इस धरती के ऊपर सिर्फ या तो प्लांट है या तो एनिमल है. लेकिन जैसे जैसे 19th सेंचुरी के बाद जैसे जैसे साइंस डेवलप हुआ, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये सब जैसे जैसे डेवलप हुआ, तो हमें ऑर्गेनिज्म का जो सेल है, तो साइटोलॉजिकल स्टडीज में भी एडवांसमेंट आई.
मतलब जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह आए तो साइटोलॉजी का मतलब द स्टडीज ऑफ साइटोप्लाज्म या सेल के अंदर जो कंपोनेंट है उनकी स्टडीज करना, ठीक है। तो मतलब साइटोलॉजिकल जो स्टडीज था उसके अंदर भी एडवांसमेंट आया, तो नए नए आपके पास चीजें बाहर निकल कर आया कि भाई एक सेल के अंदर कौन कौन क्या क्या चीजें, कितने कंपोनेंट पाए जाते हैं, उन कंपोनेंट का नेचर कैसा होता है, बिहेवियर कैसा होता है। तो इसके बेसिस पर भी अब इन किंगडम को या ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने में सारे के सारे साइंटिस्ट एक्यूमुलेट हो गए, मतलब इकट्ठा हो गए ना। इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने ये तो दे दिया, इसके बाद लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि इन्होंने ये किंगडम दिया लेकिन ये ज्यादा टाइम तक चला नहीं। कुछ टाइम के बाद ये किंगडम जो था ये मतलब इनका मेन कंट्रीब्यूशन, मतलब इनको चैलेंज करने वाले एक साइंटिस्ट, दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था R.H. बिटॉकर। तो R.H. बिटॉकर ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया। कब प्रपोज किया इन्होंने? 1969 में। तो वो किंगडम कौन कौन सा था? पहला किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो इन्हें ना 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। तो पहला क्या था? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। देखो किंगडम मोनेरा जो है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम स्टडीज करते हैं बैक्टीरिया का, कि भाई बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं। बैक्टीरिया बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। अगर हम टाइप्स बात करते हैं, नॉट बेस्ड ऑन, मतलब एक क्लासीफाई किसमें गया है, तो एक आर्की बैक्टीरिया होता है ये यू, और एक यू बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया होता है। अब देखिए बैक्टीरिया जो किंगडम मोनेरा है इसमें हम लोग किसकी किसकी स्टडीज कर सकते हैं? पहला बैक्टीरिया, दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी, तीसरा फिलामेंटस बैक्टीरिया। और इसके बाद मतलब हम जितनी भी स्टडीज करेंगे किंगडम मोनेरा में वो सारा डील विद द बैक्टीरिया होगा। ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जिनके पास क्लोरोफिल होता है, तो उन्हें इसलिए हम लोगों ने क्या बोला आपके पास, यानी कि ग्रीन एल्गी। क्या बोला है? ग्रीन एल्गी। मतलब ऐसे तो प्लांट के पास क्लोरोफिल होता है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया जिनके पास क्लोरोफिल कंटेन करने वाले सेल है। नाउ सेकेंड किंगडम की बात करते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा क्या है? इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही आते हैं। मतलब और वो ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है। तो इसमें हम लोग जितनी भी स्टडीज करते हैं वो सारे के सारे आपके पास यानी कि क्या होता है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसके अंदर जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होगा वो यूकैरियोट्स होगा, वाइल इन किंगडम प्रोटिस्टा इन किंगडम मोनेरा जो है उसके अंदर जो सेल होगा वो किस टाइप का होगा? प्रोकैरियोट्स का, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा के अंदर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नहीं है, सिंगल सेल बैक्टीरिया है, बट प्रॉब्लम क्या है कि वहां पर जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक इन नेचर है, बट इन प्रोटिस्टा जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है या बैक्टीरिया है वो कैसा है? यूकैरियोटिक। नाउ आगे हम लोग देखते हैं कि भाई इसके बाद क्या हुआ। तो इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई किंगडम मोनेरा तो हम लोगों ने देख लिया है, तो इसके बाद किंगडम फंजाई आता है। क्या आता है? किंगडम फंजाई। आप लोगों को पता होगा कि किंगडम फंजाई बेसिकली क्या होता है? नॉन क्लोरोफिलस प्लांट होता है जो डेड मतलब सड़ी गली चीजों के ऊपर ग्रो करता है। और इनका नेचर जो होता है वो जनरली क्या होता है? पैरासाइट्स हो सकता है, सेप्रोफाइट्स हो सकता है, ठीक है। मतलब ये सड़ी गली चीजों के ऊपर ग्रो करता है, या तो ये लिविंग चीजों के ऊपर ग्रो करेगा या जो पहले से ही डेड हो रहा होगा उसके ऊपर ग्रो कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये नॉन क्लोरोफिलस है, इनके पास कोई क्लोरोफिल नहीं होता जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। तो जाहिर सी बात है इनको अलाइव जीवित रहने के लिए ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। नाउ द फोर्थ वन दैट इज अ प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम क्या है कि अगर आप प्लांट किंगडम की बात करते हैं तो प्लांट किंगडम में क्या होता है कि प्लांट किंगडम में सारे के सारे जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करने वाले प्लांट होते हैं, मतलब दे ऑल कंटेन द क्लोरोफिल। अब क्यों? और क्लोरोफिल की वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। नाउ अनदर किंगडम दैट इज एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम में क्या होता है कि सारे के सारे जो एनिमल्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। बेसिकली ये हेटेरोट्रॉप्स इन नेचर होते हैं, ये खुद फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं। नाउ तो ये बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा कि किंगडम के बारे में देखा। अब क्या होगा कि जब मैं नेक्स्ट आपके पास यानी कि वीडियो बनाऊंगा तो ये एक एक किंगडम लेकर चलूंगा कि किंगडम मोनेरा में क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा में क्या है, किंगडम फंजाई में क्या है, किंगडम प्लांटी में क्या है और किंगडम एनिमेलिया में क्या है। तो हम डिटेल स्टडीज करेंगे कि इन किंगडम के अंदर बेसिकली क्या है और इन किंगडम के सब डिवीजन मतलब कितनी बार हुआ है, कितने इसके सब ग्रुप्स है और उस ग्रुप्स के अंदर किस तरीके के बैक्टीरिया लाई करते हैं,
किस तरीके के एनिमल्स लाइक करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, उनका नेचर कैसा है, प्लस उनको किस तरीके से अरेंज किया गया है। ठीक है, हम ये भी देखेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया जो है आपके लिए आपके पास बेनिफिशियल है, कौन सा बैक्टीरिया ऐसा है जो आपके लिए पैथोजेनिक है, कौन सा ऐसा बैक्टीरिया जिससे आपको ह्यूमन से रिलेटेड कौन कौन सी डिसीज हो सकती है, और कौन से ऐसे बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के अंदर है लेकिन फिर भी हमको हार्म नहीं पहुंचाती। तो उनके नेचर के बारे में और उनसे होने वाली डिसीज और उसको हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। और कुछ मैं यहाँ पे पॉइंट टू रिमेंबर में देखिए, जैसे कि भाई कुछ फादर्स हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सब चीजें पूछा जाता है। ठीक है, जैसे हिप्पोक्रेट्स है, तो हिप्पोक्रेट्स क्या है, द फादर ऑफ मेडिसिन है। आपके पास E.J. बटलर है, तो इसको फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी कहा जाता है। एंटोन डी बेरी है, ये फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी है पूरा वर्ल्ड के अंदर। इंडिया का कौन है, E.J. बटलर है। ठीक है, और इसी तरीके से स्टेफन हेल्स है, ये फादर ऑफ साइंस प्लांट फिजियोलॉजी है। और अर्नेस्ट हैकल जो आपके पास फादर ऑफ बायोजेनेटिक्स लॉ है, ऑन्टोजेनी कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज है क्योंकि यहीं से कंपटीशन में आप लोगों से पूछा जाएगा। वैसे तो जब भी मैं कोई भी चीज पढ़ाऊंगा तो वहां पे जो भी टर्म्स से रिलेटेड होगा उनसे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस videos.